Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in रसायन रूम. स्टूडेंट्स, कल के सेशन में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था. रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके वेग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत को भी पढ़ लिया था. ठीक, तो आज हम लोग क्या करते हैं, टक्कर सिद्धांत का कोई रिवीजन करके अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं. हमारा जो टॉपिक था अभिक्रिया का वेग. ठीक है, तो अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत पॉइंट वाइज हम लोग रिवीजन करते हैं. पहला पॉइंट था इसका कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए. ये हम लोग जानते ही हैं. सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होता है. जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं. और कल हम लोग सीख ही चुके थे कि प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है और प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं. अब देहली ऊर्जा की परिभाषा, तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करती है देहली ऊर्जा कहलाती है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे अणु थे जिनकी ऊर्जा कम थी, उनको देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो हम लोग अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे थे उस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कह रहे थे, सक्रियण ऊर्जा कह रहे थे. ठीक, इसे हम लोग ये से रिप्रेजेंट करते हैं. ई मतलब एनर्जी, ई मतलब ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी. तो ई ए का मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी. इसका मात्रक कैलोरी मोल या जूल प्रति मोल होता है, कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल. अणुओं को सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है. ठीक, अतिरिक्त हम लोग कहीं से इसे ऊर्जा देने नहीं जाएंगे. और अगर हम धन उत्प्रेरक डाल देंगे तो धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है. यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है. ठीक है, कि अगर हम धन उत्प्रेरक मिलाते हैं तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा. सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा. उससे हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग. ठीक, वेग के बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है. v बराबर s इंटू एस अपान टी, चाल बराबर दूरी बटा समय. अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन कहें तो दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं. ठीक है, वेग और चाल में वैसे फिजिक्स में अंतर है, लेकिन ऐसा हमारे केमिस्ट्री में कुछ नहीं है. ठीक, हम लोग यहाँ पर वेग कहेंगे. हाँ, यहाँ पर हम लोग दूरी परिवर्तन की दर को वेग कह रहे थे. यहाँ पर कोई दूरी तो है नहीं, रसायन विज्ञान में कोई दूरी तो चली नहीं जाती है. यहाँ पर क्या परिवर्तित होगा, सांद्रता. क्या परिवर्तित होगा, सांद्रता. तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है. अभिक्रिया का वेग कहलाती है. अब किसकी सांद्रता परिवर्तन की दर, तो भैया चाहे अभिकारक की बात कर लो या फिर उत्पाद की बात कर लो, दोनों में से किसी के परिवर्तन की दर. अगर उत्पाद बनेगा तो अभिकारक की जो वैल्यू होगी, जो सांद्रता होगी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी. तो दोनों में से किसी के सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है. सिंपल सा डेफिनेशन है. अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा ए क्या है, अभिकारक है, और बी उत्पाद है. टी बराबर 0 समय पर, टी जब कितना है, 0, यानी अभी हमारी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है. तो T बराबर 0 समय पर A कितना है, A मोल प्रति लीटर. ठीक, B कुछ बना ही नहीं तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. ठीक है, अच्छा, T बराबर T समय पर कुछ समय पश्चात जो B है वह कितना बन गया, X मोल बन गया. ठीक है, X मोल बना. बहुत लोग अल्फा मानते हैं, हम लोग यहाँ पर X मान रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो ईजी रहे. ठीक है, तो B हमारा X मोल हो गया तो A कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स. क्यों, क्योंकि ये X बना तो A जो है वो घटेगा भी. तो पहले A था, ऐसे मान लो अभी हम लोग 4 रोटी लाएं और 2 रोटी खा लें तो हमारे पास कितनी रोटी बची, 4 माइनस 2. ठीक है, 4 माइनस 2 बराबर 2. तो ऐसे यहाँ भी पहले A मोल था, X मोल B बन गया तो यहाँ कितना बचा, A माइनस एक्स. अब हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है तो फार्मूला हमारे पास हो ही गया, इससे याद रखेंगे हम लोग. ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग हो गया अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन या फिर उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर. ठीक है, तो
अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता बटे समय। हम लोग यहाँ उत्पाद से लिखते हैं, नहीं तो हमें a माइनस एक्स लिखना पड़ता। ठीक, तो अभिक्रिया के वेग को हम लोग r मान लिए। वेग मतलब यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, हम लोग रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेट, RATE। ठीक है, इसी रेट से क्या लिया गया? स्मॉल r लिया गया। तो r बराबर, ठीक, b की सांद्रता x और समय कितना है t, तो r बराबर x अपान टी। हम लोग यहाँ पर r बराबर a माइनस एक्स अपान टी भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो a है और b दो अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? c और d बनाते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग a के आगे स्मॉल a लिख दिए हैं, यानी a के मोलों की संख्या स्मॉल a, b के मोलों की संख्या स्मॉल b, c के मोलों की संख्या स्मॉल c और d के मोलों की संख्या स्मॉल d। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वेग निकालते हैं। r बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं dCA अपान dt। c मतलब कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन? a की। ठीक है, a की सांद्रता बटे समय, चूंकि यहाँ d लगाए हैं डिफरेंस, तो यहाँ भी क्या लगा दें? d। तो dCA अपान dt हमारे फार्मूले के अनुसार यह हो जाता है। लेकिन यहाँ -1 अपान a क्यों जोड़ दिए हैं? तो चूंकि a का विघटन हो रहा है ना, यहाँ भी हम लोग को क्या लगाना पड़ता? माइनस लगाना पड़ता। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लिखे थे, डायरेक्ट लिख दिए थे r बराबर x अपान टी। यहाँ पर आप लोग को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यदि हम अभिकारक की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं और उस अभिकारक के आगे मोल भी लिखे हैं, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो वो मोल कहाँ चले जाएंगे? बटे में। ठीक, और उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, तो -1 अपान a dCA अपान dt। a भी अभिकारक है, b भी अभिकारक है, तो b की जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो जाएगा? -1 अपान b इंटू dCB, यानी b की सांद्रता बटे dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पर c में ऐसा कुछ नहीं है। c में क्या हो जाएगा? dCA अपान dt, केवल 1 अपान c से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों लगाए? क्योंकि अभिक्रिया घट रही थी, अभिकारक का विघटन हो रहा था। तो जब विघटन होगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस। तो सिंपली ये समझ लो कि जो हमारा अभिकारक होगा उसी के आगे हमें क्या लगाना है? नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाए? CA के आगे -1 अपान ए लगाए, CB के आगे -1 अपान बी लगाए। लेकिन C और D उत्पाद हैं, तो इसके आगे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, केवल 1 अपान C, यानी जो मोल होंगे उससे हम लोग क्या कर देंगे? उससे हम लोग 1 अपान करके गुणा कर देंगे सांद्रता से। ऐसे 1 अपान डी इंटू d अपान dt, यानी C की सांद्रता अपान dt। ठीक, इसी को हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से कि कोई अभिक्रिया है N2O5 2NO2 बन रही है और हाफ O2 बन रहा है, को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है? तो पहला प्रश्न है हमारा कि -d N2O5 की सांद्रता अपान dt। फर्स्ट में पढ़ाया गया था कि अगर ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाए किसी भी यौगिक के आगे, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं उसकी सांद्रता। तो N2O5 के आगे लगा है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे N2O5 की सांद्रता। हमें ये ऐसा C लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया N2O5 की सांद्रता और नीचे समय हम लोग लिखते ही हैं यहाँ से। ठीक, इस फॉर्मूले से तो हमारा हो गया N2O5 अपान dt। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाए हम लोग? यहाँ लिखा है माइनस। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर कोई मोल नहीं लिखा है तो 1 अपान 1 लिखो और चाहे ना लिखो। तो यहाँ पर लिखा है कि इस माइनस से आप क्या समझते हैं और इस O2 अपान dt से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक, तो इन दोनों से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव देखते ही हम लोग को जाना है कि ये अभिकारक है और अभिकारक का विघटन दर है। तो N2O5 विघटन दर को बताता है। किसके विघटन दर को? तो अभिकारक के विघटन दर को। विघटन दर कह देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि अभिकारक की बात होगी। आप लोग चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि अभिकारक का विघटन दर। ठीक है, तो -N2O5 अभिकारक का विघटन दर है। O2 क्या है?
ठीक। O2 जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, तो ये O2 उत्पाद बनने की दर है। O2 उत्पाद ही तो है, तो ये उसके बनने की दर है। तो सिंपल था ये, ठीक। यदि किसी को ना समझ में आया हो तो वीडियो फिर से क्या करेगा, एक बार दोबारा सुन लेगा, समझ जाएगा। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टक्कर सिद्धांत पढ़ ही लिए थे। अब हम लोग का टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के कारण हम लोगों ने टक्कर सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि कोई कमेंट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक। थैंक यू।